स्टूडेंट्स, आज हम जो कॉन्सेप्ट लेके आए हैं दैट कॉन्सेप्ट इज इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फ्रीक्वेंसी ये किसकी है? इंसिडेंट रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी है। आपको हमने कहा था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जब मैं पढ़ता हूं तो यहां सारा का सारा काम किसको करना होता है? लाइट रेडिएशंस को ही करना होता है, सारा का सारा काम। मुझे इस बात का बहुत अच्छे तरीके से पता है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट बनता है फोटोन के कारण। और आपको पता है कि एनर्जी इज इक्वल टू होता है एच न्यू। तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। न्यू का मतलब है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, तो एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ऑफ कोर्स अगर किसी पार्टिकल को आप ज्यादा फ्रीक्वेंसी दे देते हैं, ज्यादा फ्रीक्वेंसी से उसको स्ट्राइक करवाते हैं, तो इसका मतलब क्या है? उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। उसका एम्पलीट्यूड बढ़ने का मतलब उसकी एनर्जी क्या हो चुकी है? बढ़ चुकी है। ठीक है ना? उसकी एनर्जी बढ़ चुकी है, तभी उसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। तो अब मुझे क्या करना है? मुझे फ्रीक्वेंसी को करना है वैरी। फ्रीक्वेंसी वेरीज बट इंटेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। बट इंटेंसिटी रिमेन्स, इंटेंसिटी को क्या करना है? कांस्टेंट करना है। इंटेंसिटी का क्या मतलब है? इंटेंसिटी का मतलब है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। भाई मान लो आपके पास ये एक एरिया एलिमेंट है, इस तरह का मैं एरिया एलिमेंट ले रहा हूं आपके सामने। ये देखो, ये मेरे पास एक एरिया एलिमेंट है। इस एरिया एलिमेंट में मान लो कितने स्ट्राइक करते हैं फोटॉन्स? ये मैं कंसीडर करके चलता हूं कि ये इतने फोटोन यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं। एक, दो और तीन, चार, पांच, इतने सारे फोटॉन्स मैंने इंसिडेंस करवा दिए, इतने सारे फोटॉन्स का। ठीक है? तो इन फोटोन की फ्रीक्वेंसी को मैं चेंज कर सकता हूं। ऑफ कोर्स मैं चेंज कर सकता हूं इनकी फ्रीक्वेंसी को। इनकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसकी फ्रीक्वेंसी कम कर देता हूं, माइनस कर देता हूं, इसकी भी माइनस कर देता हूं, इसकी भी माइनस कर देता हूं। इनकी फ्रीक्वेंसी पहले मैं कुछ ऐड कर देता हूं। ये देखो, तो यानी कि जितना मैंने माइनस किया उतना मैंने प्लस कर दिया। ठीक है? यानी कि किसी की फ्रीक्वेंसी घटा के किसी की फ्रीक्वेंसी में क्या कर सकता हूँ? बढ़ा सकता हूँ। ये काम मैं कर सकता हूँ बहुत आसानी से। ठीक, मैंने ये बात कही कि एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम दैट इज इंटेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। बट फ्रीक्वेंसी क्या कर रही है? फ्रीक्वेंसी इसकी मैं वेरी कर सकता हूँ, इसकी वेरी कर सकता हूँ, इसकी वेरी कर सकता हूँ। मतलब ओवरऑल जो रहे वो रहना चाहिए सेम। हाँ, इनमें से 2, 4, 5 की आप फ्रीक्वेंसी क्या कर सकते हो? इंक्रीज़ कर सकते हो, डिक्रीज़ कर सकते हो, दैट दैट डिपेंड्स ऑन यू। अब देखो बच्चों, अगर फ्रीक्वेंसी हम इंक्रीज़ करते हैं तो उसका क्या असर पड़ता है? फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करने का मतलब है पार्टिकल अपनी मीन पोज़ीशन से ज़्यादा उछलने लग जाएगा। अगर ज़्यादा उछलने लगेगा तो वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में अच्छे तरीके से अपने आप को बैलेंस कर पाएगा। अब मान लो कि भी 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने इंटेंसिटी ले ली आई, और आई इंटेंसिटी के कारण इस मेटल प्लेट से बाहर निकल के आए मेरे पास कितने? इससे इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकले हैं वो मान लो मेरे पास 15 एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं ऐसे। ठीक है ना? उससे मेरे पास इतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं, 15 इलेक्ट्रॉन मान लो। ठीक है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप कंसीडर कर लो कि ये 15 इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास बाहर आए। 15 इलेक्ट्रॉन्स में से केवल 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे मान रहा हूं मैं जो करंट के लिए काम कर रहे हैं, करंट बना रहे हैं मेरे लिए। ठीक है? केवल 5 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूं तो 100% श्योर है 5 से तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे। मान लो कि 8 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? करंट के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है ना? करंट के लिए काम करना शुरू कर देंगे। मेरी बात आप समझ गए? अगर मैंने फ्रीक्वेंसी थोड़ी और बढ़ाई तो 8 से 9 हो सकते हैं। फ्रीक्वेंसी थोड़ी और बढ़ाई तो 9 से 10 भी हो सकते हैं। और ज्यादा उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो 10 से 11 भी हो सकते हैं। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड, क्योंकि इंटेंसिटी आपने कांस्टेंट रखी है, इंटेंसिटी कांस्टेंट रखी है, तो जितने फोटोन पहले स्ट्राइक कर रहे थे उतने ही फोटॉन्स अब स्ट्राइक कर रहे हैं, लेकिन उन फोटोन की फ्रीक्वेंसी आपने बढ़ा दी है। नंबर ऑफ फोटॉन्स यहाँ पे क्या रह रहा है? कांस्टेंट रह रहा है। मतलब आपने 15 फोटोन स्ट्राइक करे मान लो, तो 15 ही इलेक्ट्रॉन बाहर आए, ऐसा कुछ मान सकते हो। तो 15 के 15 ही फोटॉन्स रहे, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी आप क्या कर रहे हो? बढ़ा रहे हो। तो इस सिचुएशन में अगर मैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखना चाहूं
तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन मेरे पास इस तरह का आएगा। चलो देखते हैं, करते हैं बात ग्राफिकल प्रेजेंटेशन पे इसकी। ये देखो बच्चों, ये मैं ग्राफ ले रहा हूं किस किस के बीच का, फोटो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल के बीच का। ठीक है, एक ले रहा हूं फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इस डायरेक्शन में मैं ले रहा हूं फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट ले रहा हूं मैं इस डायरेक्शन में। ठीक है, और इस डायरेक्शन में मैं ले रहा हूं किसको, पोटेंशियल को। ठीक है ना, इस डायरेक्शन में मैंने पोटेंशियल को ले लिया और इस डायरेक्शन में मैंने फोटो इलेक्ट्रिक करंट को ले लिया। अब इंटेंसिटी में I1 पे चल रहा हूं, I1 इंटेंसिटी पे कुछ ना कुछ तो करंट बनेगा ना भाई, I1 इंटेंसिटी पे कुछ ना कुछ तो करंट बनेगा। अब मान लो कितना करंट बनेगा, इनिशियली आपके पास इतना करंट बन रहा है, मान लो इनिशियली इतना करंट बन रहा है। इसका क्या मतलब है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट तो तब भी है जब आपने पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया, मतलब इसकी वैल्यू को जब आप जीरो रख रहे हो तब भी आपके पास कुछ ना कुछ फोटो इलेक्ट्रिक करंट तो बन ही रहा है। मतलब आपने पोटेंशियल अगर जीरो रखा तब भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट तो है। अब मान लो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है आपकी न्यू वन के इक्वल, फ्रीक्वेंसी है आपकी न्यू वन के इक्वल। ठीक है, न्यू वन फ्रीक्वेंसी पे मान लीजिए कि 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो करंट बना रहे हैं। अब आपके इंटेंसिटी आई पे कितने करंट इलेक्ट्रॉन निकले हैं, 15। 15 में से 5 इलेक्ट्रॉन किसके लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, करंट के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब आप पोटेंशियल को बढ़ा दो। अब अगर आपने पोटेंशियल को बढ़ाया तो करंट लीनियरली बढ़ता जाएगा। कब तक बढ़ता जाएगा करंट, तब तक बढ़ता जाएगा जब तक कि आपके 15 के 15 इलेक्ट्रॉन करंट के लिए पार्टिसिपेट ना करें या फील्ड के लिए पार्टिसिपेट ना करें। अब जैसे ही 15 के 15 इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसके बाद आप पोटेंशियल चाहे कितना भी क्यों ना बढ़ा दें, करंट क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा। बच्चों ध्यान रहे कि इंटेंसिटी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। इंटेंसिटी कांस्टेंट है, मतलब 15 इलेक्ट्रॉन निकले ना तो 15 ही निकले, 15 से 16 नहीं हुए। यहाँ फ्रीक्वेंसी आपकी थी कम, न्यू वन थी जिसपे केवल 5 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, पार्टिकल्स की उछल कूद इनिशियली बढ़ जाएगी। अगर उछल कूद बढ़ जाएगी तो इनिशियल करंट भी बढ़ जाएगा। मान लो कि इनिशियल करंट अब हो गया इतना, मान लो अब करंट में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 5 की बजाय, तो ज्यादा करंट बनेगा इनिशियली। अब आप पोटेंशियल बढ़ाओ तो करंट भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। पोटेंशियल आप जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे करंट बढ़ता जाएगा। लेकिन सैचुरेट जब होगा तो केवल 15 इलेक्ट्रॉन के कारण होगा, 15 इलेक्ट्रॉन के कारण पहले हुआ था। सैचुरेटेड करंट की वैल्यू आपकी क्या आ गई, दोनों की सेम आ गई। चाहे आप फ्रीक्वेंसी न्यू वन के लिए काम करो, चाहे आप फ्रीक्वेंसी न्यू टू के लिए काम करो। हाँ, न्यू टू जो है वो बड़ा है किससे, न्यू वन से। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा और बढ़ा दो, और बढ़ाओगे तो वही सिचुएशन होगी। 8 की जगह मान लो अब 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो करंट कंस्टिट्यूट कर रहे हैं। अब पोटेंशियल बढ़ाओ, ये पोटेंशियल बढ़ाओ, मतलब यहां से इस बैटरी का पोटेंशियल बढ़ाओ। बढ़ाओगे तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा, लेकिन करंट जो बनेगा वो 15 इलेक्ट्रॉन के कारण ही बनेगा। ये देखो इस तरह से, मतलब इस सिचुएशन में मैंने एक बात स्पेशल नोट करी है कि सैचुरेटेड करंट की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहती है। मतलब जो फ्रीक्वेंसी न्यू 3 है वो न्यू 2 से भी बड़ी है और न्यू 1 से भी बड़ी है। ठीक है, अब भाई जिसकी जितनी ज्यादा उछल कूद होगी ना, उसको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी उतनी ज्यादा लगेगी। मतलब भाई एक तो उछल रहा है 15 न्यूटन की फोर्स से, एक उछल रहा है जी मान लो 10 न्यूटन की फोर्स से, एक उछल रहा है जी 50 न्यूटन की फोर्स से। तो सबसे ज्यादा फोर्स कहाँ लगेगी, यहाँ पे लगेगी उसको रोकने के लिए। सबसे कम कहाँ पे लगेगी, यहाँ पे लगेगी। मतलब जिसकी उछल कूद जितनी कम होगी उसके लिए उतनी कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट, यानी कि उतने ही कम पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट। यहाँ पे पार्टिकल जो उछल रहा है वो कौन है, इलेक्ट्रॉन। चार्ज पार्टिकल के लिए वर्क को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। मतलब इसके लिए पोटेंशियल जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है उसके लिए नेगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू कम लगेगी। ये नेगेटिव पोटेंशियल है पार्टिकल वन के लिए, ई नॉट वन। ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसके लिए उतना ही ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, उतना ही ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल आपको लगाना पड़ेगा। तो यानी कि मैंने इस कॉन्सेप्ट में एक ही बात बहुत अच्छे तरीके से सीखी है कि यहाँ पे सैचुरेटेड करंट की वैल्यू क्या है, सेम है, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। दिस इज सैचुरेटेड करंट। सैचुरेटेड करंट
सेम है, क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी सेम है। लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यूज क्या है आपके सामने, अलग अलग वैल्यूज हैं, ठीक है। जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू उतनी ही ज्यादा, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा। अब देखो, ये तो बात मैंने, ये तो ग्राफ जो मैंने आपके सामने दिखाया है वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट और किसके बीच का है, पोटेंशियल के बीच का ग्राफ है। अगर यही मैं दो मेटल के पीस ले रहा हूं और उन दोनों मेटल पीस के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, इसके बीच में ग्राफ स्टडी करना चाहता हूं, ठीक है, उनके बीच में मैं ग्राफ स्टडी करना चाहता हूं, देखो फिर वो मेरा ग्राफ कैसा आएगा, वहां पे क्या रिलेशन बन के मेरे सामने आएंगे, ठीक है। तो उन पे मेरे को अब चर्चा करनी है, देखो कैसे हम उस पर बात करते हैं। मान लो इसी लाइन में लेके चलते हैं उसको, ठीक है। ये देखो भाई, ठीक है, ये थोड़ा सा इधर आ गया, कोई बात नहीं, ठीक है। और ये लो जी, ये ग्राफ मेरे को स्टडी करना है, ठीक है। अब मैंने जो ग्राफ लेने हैं वो किस किस के बीच के लेने हैं, एक तो जी स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच का लेना है, मतलब ये जो एक्सिस है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए ले रहा हूं, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है जी। एक मैं ग्राफ ले रहा हूं फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। देखो जी कैसे काम करना है, मतलब ये जो लाइन है, ये जो ग्राफ है, ये जो एक्स एक्सिस है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के लिए काम करती है। देखो फ्रीक्वेंसी किस सिचुएशन में इफेक्टिव होती है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि आप मेरे को बताइए फ्रीक्वेंसी किस सिचुएशन में इफेक्टिव होती है, तो आप कहोगे कि सर जी पहले तो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए थ्रेशोल्ड के बराबर। जब थ्रेशोल्ड के बराबर बन जाएगी उसके बाद आप उसके साथ डील करोगे अच्छे से। तो मैंने कहा भाई बहुत ही अच्छी बात, मान लीजिए हमारे पास एक मेटल है, उस मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट जो है वो उतनी है जितनी मैंने एरो से दिखाई है। अब यहाँ पे थ्रेशोल्ड की कंडीशन आ चुकी है। अब थ्रेशोल्ड के बाद जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी उतना ही स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको बढ़ाना पड़ेगा, मतलब लीनियर चलेंगे दोनों के दोनों, मतलब ग्राफ जो रहेगा वो आपका इस तरह से लीनियर ग्राफ आएगा, थोड़ा सा और बेंड कर सकते हैं आप, ठीक है, इस तरह का ग्राफ आएगा। जब तक आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं आ जाता, ठीक है ना, ये देखो भाई, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच का जो ग्राफ है वो कैसा है, लीनियर ग्राफ है। ये मैंने मेटल ए के लिए बात करी है बच्चों, ये मैंने स्पेशली मेटल ए के लिए बात करी है, ठीक है। अब देखो इसमें हमने क्या किया, इसको हमने मान लिया मेटल ए, ये कोई भी मेटल, ठीक है, मेटल ए। आपने क्या देखा, जब तक कि आपका अप्लाइड फ्रीक्वेंसी किसके बराबर नहीं होता, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की, यानी कि ये आपने मेटल जो ली है उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है म्यू नॉट 1। तो इसको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना चाहिए, इसी की डायरेक्शन में पीछे बढ़ा दो इसको, स्टॉपिंग पोटेंशियल इसको चाहिए कितना, इतनी वैल्यू होनी चाहिए लगभग, ठीक है। ये इसी की डायरेक्शन में लेके आओ भाई, ये लो जी इसी की डायरेक्शन में एग्जैक्ट, ये लो जी इतना चाहिए उसे नेगेटिव पोटेंशियल। उसके नेगेटिव पोटेंशियल को मैं लिख देता हूं वी नोट, ठीक है, वी नोट 1, ठीक है, वी नोट उसको 1 लिख देता हूं, नेगेटिव पोटेंशियल है वो आपके पास, ठीक है। इसी तरह से कोई और मेटल ले लो, और मेटल अगर हम लें तो उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल, आप दूसरा कलर ले लेते कोई, ठीक है, उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग चाहिएगा, ये देखो ये इतना चाहिएगा, मान लो उसे स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट 2। और स्टॉपिंग पोटेंशियल देखिए, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये तो थ्रेशोल्ड की फ्रीक्वेंसी है, इसके बाद स्टॉपिंग पोटेंशियल वैसे वैसे बढ़ेगा जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ेगी। ये सेकंड मेटल है, कोई भी मेटल, ठीक है। और इसके लिए नेगेटिव डायरेक्शन में भी वैल्यू आपको उतनी ही ज्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी, मान लो यहां तक अप्लाई करनी पड़ेगी उसको, ठीक है, यहां तक अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपका मेटल सेकंड मेटल है, आपने जो मेटल इसको मान लिया आपने मेटल बी मान लिया आपने, ठीक है। इसके लिए नेगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू है वी नॉट 2 के बराबर। अब देखो बच्चों, अब स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका किसके बराबर होना चाहिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल में आपको उसे रोकना है, काइनेटिक एनर्जी नहीं देनी, तो आपने जो एनर्जी दी है वो एनर्जी किसके बराबर है, वर्क फंक्शन के बराबर है, ठीक है। अब वर्क फंक्शन किसके बराबर होता है, फाई आप लेते हो वर्क फंक्शन, दैट इज इक्वल टू फाई, दैट इज इक्वल टू ई इंटू वी कर सकता हूं मैं, बताओ क्यों कर सकता हूं,
क्योंकि V इज इक्वल टू होता है बच्चों W अपॉन Q। तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन V इंटू क्यू के इक्वल होगा। V आपका ठीक है, चार्ज किसके ऊपर है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर है, तो वर्क फंक्शन या वर्क डन आपका कितना आया, E इंटू वी के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है, तो पोटेंशियल आपका कितना होगा, 5/E होगा ना। तो इस पोटेंशियल की वैल्यू क्या होनी चाहिए मेटल 1 के लिए, माइनस ऑफ 5/1 डिवाइड बाई ई। इसके लिए कितनी होनी चाहिए वैल्यू, माइनस ऑफ 5/2 डिवाइड बाई क्या, ई। ये वैल्यू होनी चाहिए। मतलब इसका जो नेगेटिव पोटेंशियल है उसका वर्क फंक्शन डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉन, और ये जो मेटल है उसका वर्क फंक्शन डिवाइड बाय magnitude of charge on electron. This is the value of negative potential for this and for this. This is all about the effect of frequency on photoelectric current. समझ में आया बच्चों? सभी बच्चे चैट बॉक्स में जाएंगे और बताएंगे कि क्या समझ में आया कि नहीं आया, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, प्लीज एक बार बता दो बेटा। मैसेज कर दो मुझे चैट बॉक्स में जाके, और तब तक एक स्क्रीनशॉट भी ले लो सभी बच्चे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अरे वाह, शाबाश। अच्छा, मनजोत कौर, अमृतपाल सिंह, प्रशांत शर्मा, हरजोवन, शोभित, आश्रय, राधेश, तनवीर, बहुत बढ़िया भाई। तनवीर के बाद गुरलीन सैनी, संदल, इमनंदन प्रीत कौर, हमराज, ठीक है, मंजू चौधरी, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यानी कि यहाँ पे बैठा हर बच्चा बड़ा ही अटेंटिव है, दैट्स वेरी गुड। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट, आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जिसके बारे में आप सभी बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हो। आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आपने पहले भी देखी है, इसके बारे में केमिस्ट्री में आपने काफी बातें करी है, ठीक है, फिजिक्स में तो नहीं करी होंगी आपने बातें, ठीक है, लेकिन आपने केमिस्ट्री में करी है। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हमें पढ़नी है बच्चा पार्टी, और इसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हमें पढ़ना है। इसके लिए किस तरह से एक्सप्लेनेशन देते हैं, देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से देखना आप सभी को। ये हमारे पास एक मेटल पीस है, हमने बेसिकली अब तक क्या पढ़ा है वो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेटा। ये हमारे पास एक मेटल पीस है, और मेटल के सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं, ठीक है, और उन पे हमने क्या किया, लाइट रेडिएशन का इंसिडेंस किया। ये देखिए इस तरह से लाइट रेडिएशन का इंसिडेंस हुआ। इन रेडिएशन, ये जो रेडिएशंस हैं वो फोटॉन से मिलकर बने हैं, और एक सिंगल फोटॉन के पास एनर्जी होती है h। यहाँ पे भी आपने लाइट रेडिएशन का इंसिडेंस किया इस तरह से, ये लाइट रेडिएशन का आपने इंसिडेंस करके शो कराया, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है, इसके पास h इस तरह। तो इस एनर्जी को यहाँ पे बैठे फ्री इलेक्ट्रॉन्स ने एब्जॉर्ब किया। यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन जो बैठे थे उन्होंने एब्जॉर्ब किया, और एब्जॉर्ब करके वो मेटल के सरफेस को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं, ठीक है ना। इस एनर्जी की हेल्प से वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। कैसे बाहर निकलते हैं, यहां से मान लीजिए वो इस तरह से बाहर निकल गए ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे वो बाहर निकले हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये देखो बच्चों, ऐसे जैसे मैं आपको शो कर रहा हूं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उसके सरफेस को छोड़ के बाहर निकल रहे हैं इस तरह से, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो हमने क्या कहा कि हमने फोटोन का इंसिडेंस किया, फोटोन की एनर्जी को इलेक्ट्रॉन्स ने
एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करके उसके सरफेस को छोड़ के बाहर चले गए। तो यहाँ पे जो प्रोसेस हुई है वो 2 भागों में हुई है। एक तो आपने जिस फोटॉन का इंसिडेंस करवाया है, जिसके पास एनर्जी है एच न्यू, एक तो उसने काम किया वर्क फंक्शन का। वर्क फंक्शन का मतलब है कम से कम वो एनर्जी देना जिसकी हेल्प से इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस को छोड़ दे। और दूसरा अगर वो भाग के बाहर गए हैं तो उनको काइनेटिक एनर्जी भी दी होगी उसने, तो दूसरा है हाफ एम वी स्क्वायर। यानी कि आपने जो एनर्जी दी वो 2 भागों में बँट गई, एक तो है वर्क फंक्शन के बराबर और दूसरा जो है आपके पास वो है काइनेटिक एनर्जी के बराबर। दूसरा है काइनेटिक एनर्जी के बराबर। ठीक है? तो एक हमने लिखा वर्क फंक्शन के बराबर और दूसरा हमने लिखा काइनेटिक एनर्जी के बराबर। ठीक है? तो अब देखो बच्चों, अब हम क्या कहते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इफ फ्रीक्वेंसी बिकम्स इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है? न्यू नोट दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना बेटा? अगर आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर बन जाता है, if frequency of incident radiation becomes equal to threshold frequency, then सीधी सीधी सी बात सोच लो, then kinetic energy becomes equal to किसके? जीरो के। तो काइनेटिक एनर्जी अगर जीरो हो गई तो हमारे पास एच न्यू की जगह लिखो न्यू नोट दैट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन 5 प्लस जीरो, विच इंप्लाइज कि वर्क फंक्शन 5 हमारे पास क्या आ गया एच इंटू क्या न्यू नोट के बराबर आ गया। अब ये वैल्यू उठा के कहां पटक दो, यहां पटक दो। ठीक है ना, यहां रख दो। यहां रखते ही आपके पास एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी, यानी कि यहां से काइनेटिक एनर्जी आपके पास आ गया एच न्यू माइनस न्यू नॉट। इस पूरी इक्वेशन को एक बॉक्स में सजा के रख दो, क्योंकि यही वो इक्वेशन है जो आपकी फाइनल आपके पास आई है। देखो इसको किस तरह से हम अच्छे तरीके से रखेंगे। ये है हमारी काइनेटिक एनर्जी जिसे हम बोलते हैं आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। यही है आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब देखो बच्चों, अब 3 हम ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है? तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी हम रख लेते हैं और एक बॉक्स बना के हम काम कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है? ये बॉक्स ले लेते हैं भाई। ये देखो जी। और देखो जी, अब हम बात करते हैं सबसे पहले इफ इफ न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, तो काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या हुई? पॉजिटिव हुई। काइनेटिक एनर्जी आपकी हुई पॉजिटिव। ठीक है? तो यहाँ पे एमिशन भी होगा, एमिशन भी होगा और क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी भी होगी। दोनों चीजें होंगी। ठीक है ना? एमिशन भी होगा और काइनेटिक एनर्जी भी होगी। ठीक है जी? अब दूसरी चीज देखो, दूसरी बात देखो भाई कि इफ न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन थ्रेशोल्ड के बराबर आ जाए तो आपके पास न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट आता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी जी? काइनेटिक एनर्जी हो गई जी जीरो। काइनेटिक एनर्जी जीरो होने का मतलब है यहाँ पे पार्टिकल तो बाहर निकल जाएगा लेकिन वो चल नहीं पाएगा जी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी उसके पास। और अगर इफ न्यू इज लेस देन न्यू नॉट, तो काइनेटिक एनर्जी आ गई जी आपकी नेगेटिव। नेगेटिव आने का मतलब है ना तो यहाँ पे होगा एमिशन, ठीक है, और ना ही यहाँ पे बनेगी कोई काइनेटिक एनर्जी। ना यहाँ पे रहेगा एमिशन, ना यहाँ पे होगी काइनेटिक एनर्जी। तो दिस इज द थिंग अबाउट क्या, ये हमने बात करी आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की। अगर न्यू नोट है आपके पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशंस, न्यू हमने यहाँ पे लिया है फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड radiations, emitted radiations, frequency of emitted radiation, this is new. Now we will talk about the
concept, that concept is derivation of de Broglie wavelength. अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डेरिवेशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, हमारा आर्टिकल देखिए क्या है। ठीक है, देखो, ठीक है, देखो, डेरिवेशन ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन। ये है हमारा कॉन्सेप्ट जिसपे हमें अब करना है काम। ठीक है, ये हमारे पास है आर्टिकल जिसपे अब हम करेंगे बच्चों, जिसपे अब हमें काम करना है। बहुत ही इजी आर्टिकल है बेटा, मेरी ख्याल से आप 2 मिनट भी नहीं लगाओगे और इनमें आपका टाइम कम ये करके भी लगेगा कि ये चीजें ना आपने पहले पढ़ रखी हैं। देखो बच्चों, जिस एनर्जी का हमने इंसिडेंस करवाया है यहाँ पे, ठीक है, तो वहां जो एनर्जी एक सिंगल पार्टिकल की वो है आपके पास h nu के बराबर। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स हाइपोथेसिस E is equal to h nu और अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस E is equal to mc स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों से ही कहानी बननी है। इक्वेट कर लो दोनों को, तो दोनों को अगर इक्वेट करें तो mc स्क्वायर इज इक्वल टू h न्यू, तो m इंटू सी इज इक्वल टू क्या बना, h न्यू अपॉन c। तो m इंटू सी क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट, चाहे वेलोसिटी ऑफ लाइट हो, मास इंटू वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू क्या होता है, मोमेंटम। मोमेंटम यानी कि यहां से मोमेंटम किसके बराबर बना, h c अपॉन न्यू। ठीक है, अब c अपॉन न्यू फ्रीक्वेंसी किसका उल्टा होता है, टाइम का, और स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, डिस्टेंस के डायमेंशन। डिस्टेंस की जगह पे यहाँ क्या है, लाइट की वेवलेंथ, तो p is equal to h upon lambda, that lambda becomes equal to h by p, lambda is equal to h by p, this is de Broglie's wavelength। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे थोड़ी बातें हैं, स्पेशल केसेस हैं हमारे पास जिसके साथ हमें डील करना पड़ेगा। देखो कैसे, आपके पास पार्टिकल कैसा है, पहली बात, पार्टिकल आपका फ्री पार्टिकल है। फ्री पार्टिकल के पास टोटल एनर्जी कितनी होती है, टोटल एनर्जी इज, टोटल एनर्जी उसके पास जो होती है वो के ई ओनली होती है, काइनेटिक एनर्जी ओनली होती है। तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या फॉर्मूला बनता है, हाफ एम वी स्क्वायर, मास से मल्टीप्लाई कर दो, मास से डिवाइड कर दो, तो ये बन गया आपके पास एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइड बाय 2m। मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम, तो m स्क्वायर v स्क्वायर दिस इज p स्क्वायर बाय 2m, दैट इज इक्वल टू क्या, e। तो यानी कि यहां से p स्क्वायर इज इक्वल टू 2m इनटू एनर्जी e। अब एनर्जी किसके बराबर होती है, एनर्जी तो वर्क के बराबर होती है, और वर्क किसके बराबर होता है, वर्क पोटेंशियल इनटू चार्ज के बराबर होता है, v इनटू q के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि आपने ही कहा है कि पोटेंशियल जो होता है v इज इक्वल टू w अपॉन q होता है, तो w इज इक्वल टू क्या बना, q इनटू v, जो मैंने वहां पे लिख रखा है। ठीक है, Q इंटू वी। तो अब अगर मैं Q इंटू वी रख दूं तो ये आपके पास बन जाएगा 2m Q इंटू वी, Q इंटू वी, 2m Q इंटू वी, यानी कि P इज इक्वल टू अंडर रूट 2m Q इंटू वी। दिस इज द वैल्यू ऑफ P, P इज द लीनियर मोमेंटम। अब P की वैल्यू अगर हम ये वैल्यू यहाँ पे रख दें, यहाँ पे, तो लैम्डा जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो बन जाती है h अपॉन अंडर रूट 2m/q इंटू वी, h अपॉन 2m/q इंटू वी। अब देखो बच्चों, ये मेरे पास बनी है डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है ना, ये मेरे पास बनी है डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, जिसका फॉर्मूला मेरे सामने आ चुका है। अब देखो, अगर यही कहानी मेरे को इलेक्ट्रॉन के साथ हो दोहरानी, तो फिर फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के साथ अगर मेरे को डील करना हो, तो आपको पता है कि प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू h इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड ले रहा हूं मैं, जूल सेकंड। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन के साथ डील करना है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन q इज इक्वल टू e इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और v का मुझे नहीं पता, v इज इक्वल टू v रखो। अगर ये सारी की सारी वैल्यू रखते हैं तो लैम्डा इज इक्वल टू बनता है हमारे पास 12.27
डिवाइड बाय अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन के लिए बात आई है बच्चों, जो बात मैंने आपको बताई है ये बात आपकी इलेक्ट्रॉन के लिए आई है, ठीक है ना। ये बात हमने इलेक्ट्रॉन के लिए करी है, ठीक है। देखो इसको बॉक्स में बंद करना भी महाभारत हो रहा है, ठीक है ना। नहीं हो रहा है ये बंद बॉक्स के अंदर, अरे वाह इस बार हुआ है भाई, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल टू 2.27 अंडर रूट वी हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। दिस इज फॉर सिंगल एंगस्ट्रॉम, दिस इज इन एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 रेज़ टू 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 मीटर। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा बच्चों पर, ठीक है। तो ये हमारे पास लैम्डा डी ब्रोगली वेवलेंथ आ गई, यानी कि अगर आपको कोई कह दे कि मैं इलेक्ट्रॉन के साथ डील कर रहा हूं और इलेक्ट्रॉन के साथ डील कर रहा हूं और मैंने वहां पे पोटेंशियल अप्लाई किया है V इज इक्वल टू, मान लो कुछ कह रही, मान लो 4 वोल्ट मान लो, चलो ठीक है 4 वोल्ट, तो आप डी ब्रोगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन के साथ कितना एसोसिएट होगा, तो 12.27 डिवाइड बाय अंडर रूट 4 एंगस्ट्रॉम, है ना। तो ये आपके पास 12.27 डिवाइड बाय 2 कर दो एंगस्ट्रॉम, तो ये कितना आ गया, ठीक है, इतना एंगस्ट्रॉम, ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। तो आप बहुत इजीली निकाल सकते हो इस कॉन्सेप्ट को। फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल भी देख लिया, अब हमारे पास इस पार्ट का लास्ट टॉपिक है, दैट इज एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी के साथ इस हमारी यूनिट का टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है या नहीं है, प्लीज गो टू द कमेंट सेक्शन एंड टेल मी। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, प्लीज आप मेरे को एक बार बता दें, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। साहिल, आश्रय, गुरलीन बाजवा, गुरलीन सैनी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किरणदीप, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब मैं नेक्स्ट आर्टिकल लेके आ रहा हूँ। नेक्स्ट आर्टिकल मेरे पास क्या है देखो, ठीक है, मनजोत संदल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चों, ठीक है। देखो मेरे पास नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन मेरे को आपके सामने प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल मेरा प्रूफ कैसे रहेगा, वेव पार्टिकल ड्यूअलिज्म के लिए, कि हमारा जो मैटर पार्टिकल होता है वो वेव से एसोसिएट होता है, उसके लिए मेरे को एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन देना पड़ेगा ऑफ वेव पार्टिकल ड्यूअलिज्म, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल of wave particle dualism, dualism, ठीक है। तो इस पे हमें बात करनी है अब, एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेव पार्टिकल ड्यूअलिज्म। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो इसका होता है डायग्राम, जिस पे हम लोग बड़ी जोर देते होते हैं, बट ये डायग्राम कभी आज तक नहीं आया, ठीक है। तो इस पे मैं बहुत ही ज्यादा बातें नहीं करूंगा, ठीक है, मैं डायरेक्ट इसके कॉन्सेप्ट को मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें बनानी होती है एक इलेक्ट्रॉन गन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गन बनाते हैं सबसे पहले, ठीक है जी। ये हमारी बनेगी एक इलेक्ट्रॉन गन, ये देखो जी, और यहां से निकलेंगी गोलियां, गोलियों की बौछार होगी यहाँ पे, ठीक है। वो जो गोलियां चलेंगी वो इलेक्ट्रॉन बीम की फॉर्म में होंगी यहाँ पे, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन बीम है ये, ठीक है। और ये गन की तरह से डिजाइन करना हमें, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गन तभी हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे यहाँ से, यहाँ पे थर्मियोनिक एमिशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का, ये बात आप याद रखिए बच्चा पार्टी, थर्मियोनिक एमिशन। ये यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट करनी है मेरे को, ठीक है। और वो बैटरी का पॉजिटिव जो पोटेंशियल होगा
पॉजिटिव वाला जो सिरा होगा वो मुझे इसके साथ कनेक्ट करना होगा। ठीक है, देखो कैसे, इस तरह से, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव एंड मान लीजिए आप। ठीक है, और इसको भी कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, और यहां हमने वो लगा देना है। ठीक है, बैटरी इस तरह से। ठीक है, उसी से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे बेटा। साथ साथ आप बना सकते हो डायग्राम बच्चों। यहाँ पे दो बिल्कुल पतली पतली हमें स्लिट्स लगानी है। ठीक है, ये स्लिट हमने मान ली S1 और ये दूसरी स्लिट लगा दीजिए जो बीम को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने के लिए क्या करेगी, उसके ऊपर कॉन्स्टेंट्स लगाएगी। ठीक है ना। अब देखो बच्चों, इसके रास्ते में हमें छोड़ना है एक निकल का क्रिस्टल। इसके रास्ते में, इस बीम के रास्ते में एक निकल का क्रिस्टल छोड़ना है मुझे। ये मेरा निकल क्रिस्टल है जिसको मैंने रास्ते में छोड़ दिया। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या कहते हैं कि जो बीम है ये अपने रास्ते से भटकेगी। मान लीजिए ये ऐसे भटकेगी। अब यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा एक सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है ना, एक सर्कुलर सिलेंडर लगाना पड़ेगा जिसको मैं यहाँ से कनेक्ट करके चलूंगा और ऐसे 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 कनेक्ट करूंगा। ठीक है, तो सर्कुलर सिलेंडर कैसे मैं लगा सकता हूँ? सर्कुलर सिलेंडर मुझे यूज करना पड़ेगा। तो सर्कुलर सिलेंडर देखो देखो मुझे बनाना ही पड़ेगा खुद से। ठीक है, ये मेरा सर्कुलर सिलेंडर सही नहीं बनेगा, बाकी तो मैं डायग्राम बहुत बढ़िया बनाने वाला था। इस सर्कुलर सिलेंडर के कारण ना थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, ये देखो जी, ये इस पे लगाया एक स्केल। स्केल जो हमें एग्जैक्ट मेजरमेंट्स बताएगा। और यहाँ पे लगी है ऐसी वायर जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये देखो इस तरह की एक वायर लगी है, तभी तो यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट होगा। ठीक है ना। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर लगाना है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स की बीम गई है और ये निकल क्रिस्टल से स्ट्राइक करी है। Ni क्रिस्टल है, ये निकल का क्रिस्टल है। ठीक है, निकल क्रिस्टल से स्ट्राइक करेगी और डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगी। जरूरी नहीं है यहीं पे डायफ्रैक्ट होगी। ठीक है, यहाँ पे डायफ्रैक्शन होना उसका कोई जरूरी नहीं है। हम मान लेते हैं हमने किसी एंगल पे काम किया, से दैट एंगल इज थीटा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम एक सिलेंडर लगाते हैं। किस तरह का सिलेंडर लगाते हैं? इस तरह का। ये देखो बच्चों, इस तरह का एक सिलेंडर हमें लगाना है। ये इस तरह का। ठीक है, ये इस तरह का एक सिलेंडर। ठीक है, जो केवल उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को अंदर आने के लिए अलाउ करेगा जिनका पोटेंशियल, जो इंसिडेंट हैं आपके, उनके बराबर हो। जिनका पोटेंशियल इंसिडेंस के बराबर नहीं होगा, जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये उनको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, अंदर आने ही नहीं देगा ये। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिए। ठीक है, ये है हमारा फैराडे सिलेंडर जो अपनी एक्सिस पे क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। इसकी मूवमेंट आप, इसको ना आप मूव कर सकते हो ऐसे पकड़ के, यहां से देखिए इस तरह से मूव करवा सकते हो आप इसको। ठीक है भाई, इसका जो एग्जैक्ट डायग्राम है मैंने अपने नोट्स में भी मेंशन कर रखा है। तो प्लीज, अगर यहाँ से बिल्कुल सही डायग्राम हमारा नहीं बना हो तो आप वहां जाके इस डायग्राम को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लगा रखा है गैल्वेनोमीटर बच्चों। ठीक है, गैल्वेनोमीटर इस तरह से। ठीक है, ये मेरा है गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर को मैंने फर्दर अटैच कर रखा है किसके साथ, अर्थ के साथ। अर्थिंग कर रखी है मैंने। ठीक है ना, ये आपका यहाँ पे बैठा है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, और ये है हमारे पास इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर है। डी हमने यहाँ पे लिखा है इसको, इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर, डिटेक्टर। और ये हमारे पास है जी सर्कुलर स्केल। कलर हम अलग कर देते हैं इसका।
ठीक है, ये हमारे पास है सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल के लिए आप इस तरह से, इस तरह से इस तरह से प्रेजेंटेशन दे सकते हैं सर्कुलर स्केल के लिए स्पेशली, क्योंकि स्केल की बड़ी जरूरत पड़ती है आपको। देखो अब कॉन्सेप्ट को आप समझते हैं, इस कॉन्सेप्ट को अब तक हमने इसके डायग्राम को समझा है, अब इसकी वर्किंग को समझते हैं कि कैसे ये वर्क करता है और कैसे इसकी हेल्प हम लेते होते हैं यहाँ पे। अब तक तो मैं सर्कुलर सिलेंडर ही बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास है एक सर्कुलर सिलेंडर। देखिए अब नेमिंग कर देते हैं। ये हमने लिखा है इसको इलेक्ट्रॉन गन, इलेक्ट्रॉन गन। ये पॉजिटिव एंड मैंने इसके साथ कनेक्ट किया है जी, देख लो ध्यान से। ये मेरे पास जो फिलामेंट है ये टंगस्टन का बना हुआ है, ठीक है, टंगस्टन फिलामेंट, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बड़ा हाई होता है जी, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो हम पोटेंशियल जो अप्लाई कर रहे हैं वो 54 वोल्ट का पोटेंशियल हम अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे थर्मियोनिक एमिशन होगा बच्चों, हम ये कहते हैं थर्मियोनिक एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल टेक प्लेस। एमिशन क्योंकि यहाँ पे करंट पास करेगा, करंट पास करते ही हीट जनरेट होगी बाय द फॉर्मूला H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, और उस हीट एनर्जी को इस मेटल के इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब करेंगे और एब्जॉर्ब करके इसके सरफेस को छोड़ देंगे। ये आपके पास दो स्लिट हैं, एक S1 एक S2, ठीक है, और ये आपकी S हमने यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्ट कर रखी है, तो इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर इकट्ठे हो जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेगा और रिपेल करके एकदम से यहाँ से बाहर निकलेंगे कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से एक बीम की फॉर्म में बाहर निकलेंगे कुछ इस तरह से, और रास्ते में स्ट्राइक करेंगे किससे, रास्ते में स्ट्राइक करेंगे निकल क्रिस्टल से, और निकल क्रिस्टल से स्ट्राइक करने के बाद डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में उनकी मूवमेंट होगी, ठीक है। तो हमने इसको इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर को हम क्या कर सकते हैं, इस पे ये जो आपका सर्कुलर स्केल है इस पे हम मूव करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसको डिफरेंट डिफरेंट जगह पे मूव करवाते हैं, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन जहां पे आएंगे वहां सेट कर लेते हैं। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन जहां आएंगे उसका क्या पता चलेगा, गैल्वेनोमीटर वहां सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चलता हुआ आएगा तो करंट बनाएगा, और करंट जब भी आता है तो गैल्वेनोमीटर क्या शो करता है, डिफ्लेक्शन शो करता है। तो सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन जहां पे होगा वहां इसको क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। तो ये आपका हो गया फर्स्ट ऑर्डर डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन क्यों, क्योंकि बेंड कर रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन्स। तो ये थीटा जो हमने ऑब्जर्व किया दैट इज नियरली इक्वल टू 65 डिग्री, ठीक है। दिस इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर डायफ्रैक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर डायफ्रैक्शन। ये हमने यहाँ पे लगा रखा है सर्कुलर स्केल, ठीक है, आप नेमिंग भी कर सकते हैं सर्कुलर स्केल, दिस इज सर्कुलर स्केल एक्चुअली, है ना। तो अब देखो बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जो डायफ्रैक्ट होके यहाँ पे आ रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ हमें कैलकुलेट करनी है दो तरीके से। एक पार्टिकल नेचर को मान के, अगर आप पार्टिकल नेचर को मान के और उन पे वर्क करते हो, पार्टिकल नेचर को मान के अगर आप वर्क करते हो तो आपके पास कॉन्सेप्ट क्या बनता है, देखिए। अगर आप कहते हो कि जी पार्टिकल नेचर मानते हैं हम इलेक्ट्रॉन्स का, और पार्टिकल नेचर अगर आप मानते हो तो उनकी वेवलेंथ क्या बननी चाहिए, उनकी वेवलेंथ बननी चाहिए h अपॉन अंडर रूट 2m q इंटू v। अब इलेक्ट्रॉन के साथ डील कर रहे हो, आपको h का भी पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट का भी पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता है, चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना होता है, और पोटेंशियल मैंने बताया है 54 वोल्ट आपको लेना है। जब ये सारी वैल्यूज आप रखोगे तो आपके पास लैम्डा आएगा 1.66 एंगस्ट्रॉम। ये तो है भाई पार्टिकल नेचर को मान के बात। अगर आप मानते हो वेव नेचर, अगर आप मानते हो ऊपर देखो वेव नेचर, अगर आप मानते हो वेव नेचर, देन यू हैव टू ओबे ब्रैग्स लॉ ऑफ डायफ्रैक्शन, जो कहता है कि 2d sin थीटा इज इक्वल टू
एल लैम्डा। ब्रैग्स लॉ ऑफ डाइफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शन का मतलब आप समझते हो, बेंडिंग, ठीक है। तो डी यहाँ पे जो है वो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग है, इंटर एटॉमिक, एटम्स के बीच का स्पेस है वो, स्पेसिंग, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग, जिसकी वैल्यू होती है 0.91 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। अगर मैं निकिल क्रिस्टल के लिए बात करूं तो निकिल क्रिस्टल के लिए इंटर एटॉमिक स्पेसिंग की वैल्यू होती है 0.91 एंगस्ट्रॉम। थीटा आपने यहाँ पे निकाल ही रखा है, थीटा 65 डिग्री आपने निकाल रखा है। फर्स्ट ऑर्डर डायफ्रैक्शन आप स्टडी कर रहे हैं तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा इज इक्वल टू कितना आएगा, 2d sin थीटा आपके पास है। हाँ गुरलीन बोलो बेटा, गुरलीन बोलो। साइन थीटा की वैल्यू है हमारे पास 65 डिग्री। अगर ये सारी की सारी वैल्यूज रखें तो हमारे पास लैम्डा आ जाता है 1.65 एंगस्ट्रॉम, 1.65 एंगस्ट्रॉम आपके पास वैल्यू आ जाती है, ठीक है। देखो बच्चों 1.65 आपके पास वैल्यू आ जाती है यहाँ पे। जो हमने क्या देखा कि अगर हम पार्टिकल नेचर को मान रहे थे तब भी हमारे पास वैल्यू 1.66 आई, ठीक है। और वेव नेचर को जब हमने माना तो भी वैल्यू हमारी सेम आई। यानी कि पार्टिकल नेचर से डील कर लो चाहे वेव नेचर से डील कर लो, एक ही बात, मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन दोनों नेचर से जुड़ा है, पार्टिकल नेचर से भी जुड़ा है और वेव नेचर से भी जुड़ा है। तो ये था एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन फॉर वेव पार्टिकल ड्यूअलिज्म। वेव पार्टिकल ड्यूअलिज्म के लिए ये था हमारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब कुछ एक न्यूमेरिकल्स हैं इसके जो हमें नेक्स्ट क्लास में डील करने हैं जिसके साथ, और उसके साथ ही हम स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट चैप्टर, दैट चैप्टर इज एटम एंड न्यूक्लियाई। इसके न्यूमेरिकल काफी कम है बच्चों, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा चैप्टर, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज आप एक मैसेज जरूर कर दें मेरे को ग्रुप में जाके, और आज शाम की क्लास जरूर लगाएं, उसमें हम इसी को रिवाइज कराएंगे और इसको रिवाइज कराने के साथ साथ इस पे कुछ एक न्यूमेरिकल्स भी आपको करवाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास आपकी रहेगी कितने बजे, 4:15 बजे, ठीक है। तो 4:15 बजे आप सभी बच्चे जरूर आइएगा, ठीक है, और अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज कीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि विद इन 10 डेज आई विल कंप्लीट योर सिलेबस, विद इन 10 डेज, अब 10 भी नहीं रहे, मैं कहता हूं मैं 7 to 8 डेज में आई विल कवर ऑल द सिलेबस, ठीक है। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द रिवीजन, ठीक है बच्चों। चलो बहुत बढ़िया बेटा, थैंक यू साहिल, थैंक यू गुरलीन, थैंक यू बच्चे, करण, किरणदीप कौर, गुरलीन बाजवा, मंजू चौधरी, ठीक है, सौबित, सभी को मेरा धन्यवाद और प्रणाम। मिलते हैं आपकी क्लास जो इवनिंग वाली क्लास होगी उसमें। थैंक यू बच्चे, थैंक यू गाइस।